एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले क्या कीजिए, अब जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर आपको लिखने हैं या नोट्स बनाने हैं कभी भी, तो पहले क्या करें, पहले उसे सुन लीजिए, ऑडियो पूरी की पूरी वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद उसे पॉज कर लेना और उसके बाद नोट कर लेना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ताकि आप ढंग से, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, अगर आप ऑडियो सुनोगे तो समझ भी आ जाएगा, और आप लिख भी लोगे तो आपको डबल एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये मेरा फेसबुक पेज है, आप दोनों ही जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको इन्हीं दोनों जगह मिलेगी। ओके, एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो डिफ्यूजन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सफिशिएंट क्यों नहीं है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि डिफ्यूजन जो होती है वो मेनली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में करी जाती है। क्यों? खाना और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेनली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन होता है एक्टिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आयंस कुछ भी कह लीजिए, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत स्लो होता है, प्लस ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। जो एक एवरेज ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन होता है, उसकी बॉडी में लगभग लगभग 14 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और ये देखो, अगर ये इतनी स्लोली ट्रैवल करेगी ऑक्सीजन, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। हमारी बॉडी जो होती है ह्यूमंस की बहुत बिग होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो ऑक्सीजन जितनी चाहिए उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता है। इसलिए हमने क्या बनाया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन को जल्द से जल्द ट्रैवल करवाते हैं। ओके, अब आगे आता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग करने के लिए। अब देखो, ऐसे क्या क्राइटेरिया है, ऐसे क्या, जिसे कह सकते हैं आप, मापदंड हैं कि आप यूं कह सको कि कोई चीज अलाइव है, जिंदा है। सबसे पहली बात, आप खुद को ही देख लीजिए, आप बचपन में छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी चीज है, वो छोटा होता है और बड़ा होता है, यानी वो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। सेकेंड क्या? रेस्पिरेशन। कोई भी चीज जिंदा हो वो रेस्पिरेट करती है, सांस लेती ही है। और जो भी चीज जिंदा होती है वो अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोड्यूस भी करती है। और किसी भी चीज को अगर आप छुओगे या फिर उसके ऊपर कोई भी एक्शन करोगे तो वो स्टिमुलस करेगी ही, ठीक है, रिप्लाई करेगी ही। और क्या होता है, आपको कोई ना कोई मोशन देखने को मिलता है, लोकोमोशन, यानी जो विजुअल हो वैसा मोशन देखने को मिलता है। जैसे हमारे हाथ पैर है वो विजुअली मूव करते हैं, बैक्टीरियाज के भी हाथ पैर होते हैं, आपने अमीबा का पढ़ा था, सूडोपोडिया। या फिर अब आप कहोगे ट्रीज तो मूव नहीं करती हैं, नहीं, ट्रीज मूव करती है लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे, तभी तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ मूव कर पाता है। ये कुछ एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि कोई चीज लाइव है या नॉन लिविंग है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन कौन से रॉ मटेरियल है जो हम बाहर से लेते हैं। मेनली बाहर से हम क्या लेते हैं? फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर, ताकि आयंस का जो है प्रॉपर बैलेंस बना रहे। ऑक्सीजन आपको पता है सराउंडिंग से लेते हैं, और क्यों लेते हैं? खाने को ब्रेक डाउन कर सके, और खाना तो लाइफ के लिए, एनर्जी के लिए जरूरी है ही है। अगले हैं कि भाई, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा अंतर है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि मेंटेनेंस के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्रोसेस जरूरी हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको खाना लेना है, ठीक है, खाना खाना है, उससे एनर्जी बनानी है, रेस्पिरेशन करनी है, और एनर्जी बनाने के बाद उसे जहां जहां चाहिए वहां वहां भेजना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, रिप्रोड्यूस भी करना है। लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको रिप्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वैसे के वैसे मतलब जनसंख्या तो खत्म ही हो जाएगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं, ये कुछ एक प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं लाइफ को मेंटेन रखने के लिए अपनी। इसके बाद आता है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में अंतर क्या है न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें फूड जो होता है वो आप खुद बनाते हो। कैसे? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ रॉ प्रोडक्ट लेके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक में आप अपना खाना नहीं बना सकते, आप क्या करते हो, दूसरों को कंज्यूम करते हो किसी भी वे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे हो गया कि आपने सीधा ही, जैसे हिरन है, डियर है, उसने सीधा ही घास खा ली, तो उसने डायरेक्टली क्या किया, किसी ऑटोट्रॉप को खा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, लॉयन ने
हिरन को खा लिया, तो इनडायरेक्टली उसने क्या किया, उसने भी ऑटोट्रॉफ को ही खाया, किस तरीके से, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से खाया। ओके, और इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है खाना का एंजाइम्स के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो होते हैं केमिकल्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो रहा होता है। मेन पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल, जो कि किस में मिलता है, ऑटोट्रॉफ्स में मिलता है। हेटेरोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। और क्या होता है, फूड जो है, फूड कहाँ बन रहा होता है, मेनली डे टाइम में बन रहा होता है। और आप तो अब जानते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स कभी भी किसी भी टाइम खाना खा ही लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रात को खाना नहीं खाते हैं। आपको ऑटोट्रॉफ्स जो होंगे वो मेनली कैसे दिखेंगे, मतलब मेनली कौन से होंगे, या तो ग्रीन प्लांट होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर कुछ एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। मेनली एनिमल किस टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और फंगस भी, फंगस आपको पता है ना, सेप्रोफेटिक होती है, जो दूसरों के ऊपर डेड डीके प्लांट्स के ऊपर लग के खाना खाती है, अपना उन्हें उनसे न्यूट्रिशन लेती है। अगला क्वेश्चन है कि भाई रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो रॉ मटेरियल मेनली 3 ही है, जैसे कि आपने रिएक्शन में पढ़ा होगा। रॉ मटेरियल यानी रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट कहाँ से मिलती है, हमें सूरज से मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें सराउंडिंग से मिल जाती है, वाटर कहाँ से मिल जाता है, रूट से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है, सॉइल्स में से मिल जाता है। और सनलाइट कहाँ से मिलती है, उसे एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, कहाँ से, सन, मतलब सन की लाइट में से ही करेगा। ओके, हमारे पेट में एसिड जो है, कौन सा एसिड है, HCl, उसका रोल क्या है। देखो एसिड के 2 रोल है। पहला रोल है कि वो जो बैक्टीरिया जो खाने के साथ थोड़े बहुत आ जाते हैं उनको किल करता है। सेकंड क्या है कि जो हमारे, देखो आपको पता है हमारे स्टमक में काफी, उसकी जो स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें निकलती है, आपको मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। म्यूकस निकलता है, पेप्टिनोजन निकलता है, सॉरी वो पेप्सिनोजन निकलता है, और क्या निकलता है, HCl। ठीक है, HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर। ओके, सो ये क्या कर रहा है, HCl है वो प्रेजेंट, मतलब जो हमारे स्टमक में है वो क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम बनाता है, जिसकी वजह से पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम बनाता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका बस रेडियस कम होता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और क्या है कि बनाने को तो देखो हम जो हमारा हम जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है हमारा, हम बनाने को तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्लेन भी बना सकते थे, सीधी भी बना सकते थे, बिल्कुल पाइप की तरह। हमने ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए। क्यों बनाए, ताकि क्या हो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया, जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और ये जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो काफी मिलियंस में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम विली। विली के साथ काफी सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये खाने को एब्जॉर्ब करके, पहली बात इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये खाना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। खाने को एब्जॉर्ब करके ये डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड वेसल्स में डाल देता है, और वो ब्लड वेसल्स जहां हमारा खाने की नीड है, जिस भी चीज की नीड है, उसे वहां पहुंचा देता है। ओके, सो अब देखो फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसमें अगर पूछ लेते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आपको सभी का लिखना पड़ता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपस, इन सब का सभी का लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि फंक्शन क्या है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का। देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनका एक ही काम होता है, खाने को ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और वो ताकि ट्रांसफर किया जा सके। अगर हम यूं का यूं खाना ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, हमारे ब्लड में आएगा नहीं, तो इनका मेन काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर वन। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस। देखो अब इसमें पूछ रहा है कि एडवांटेजेस क्या है, कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, और जो जितने भी जो जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनकी एडवांटेज क्या है कि वो एक्वेटिक से मतलब कैसे बेहतर है।
देखो आपको पता ही है वाटर के अंदर ऑक्सीजन, जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा सॉरी, ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है किसके मुकाबले, एयर के मुकाबले। एयर में आपको लगभग लगभग ऑक्सीजन जो है वो 21% मिलेगी, ओके। वाटर में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, आपको लंबी सांस लेते हो, आप होल्ड भी कर सकते हो काफी देर तक सांस को, लेकिन जो ये होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फिश हो गई, आपने देखा होगा ना, उसके जो गिल्स होते हैं, जो उनके फेफड़े होते हैं, वो बहुत जल्दी 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 चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है पानी में वो बहुत कम है, तो उन्हें जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अगर गेन करनी है तो उन्हें क्या करना होगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज है, ओके। अब आता है कि डिफरेंट वेज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग द फूड, मतलब एनर्जी हम कैसे बनाते हैं हमारे फूड को, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके, डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है। ये देखो, ये अगर आपको लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हैं पॉज करके, इसको मैं एक्सप्लेन अगली स्लाइड में कर रहा हूं। सो जब भी हमारा जो ग्लूकोज है वो किसी भी सेल, देखो किसी भी सेल में जाता है, सेल में क्या होते हैं, आपको हमेशा सेल में साइटोप्लाज्म मिलेगा, चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे वो यीस्ट का सेल हो, चाहे वो मसल सेल हो, या फिर वो कोई नॉर्मल सेल हो, तो उसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, यानी किसी भी सेल के अंदर जाता है, वो किस में बदल जाता है, पाइरुवेट में बदल जाता है। पाइरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, ये 3 तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है। या तो इसे फुल ऑक्सीजन मिले, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फुल ऑक्सीजन मिले, तो ये किस क्या प्रोडक्ट देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम नाक से बाहर निकाल देते हैं। वाटर जो हमारे सेल में थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्या देता है, एनर्जी। ये देखो इसने एनर्जी दी, कहाँ दी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी दी। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये एनर्जी यहाँ इसने बना ली, तो ये इसे स्टोर किस फॉर्म में करेगा, ये स्टोर करेगा एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में। और एक बारी जब पाइरुवेट का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो लगभग 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। जब ये मतलब ये अब स्टोर हो चुकी है एनर्जी, जैसे बैटरी के अंदर स्टोर कर देते हैं ना, तो ये एक टाइप से हमारी बैटरी है, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है, ओके। अब जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो एटीपी को हम ब्रेक डाउन करेंगे किसके अंदर, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, जहां पे हमें यूज करनी होगी, ओके। तो ये रिएक्शन है, आपको लिखनी हो तो लिख लेना। एक सेकेंड, ओके। अब यही रिएक्शन अगर मसल सेल्स में हो रही हो और ऑक्सीजन उसे पूरी ना मिले, ठीक है, मसल सेल्स में वैसे भी होती है तो यही बनेगा, लेकिन अगर उसे मसल सेल्स में हो रही हो और ऑक्सीजन पूरी ना मिले, ये प्रोसेस कब हो रहा होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या होता है, आप लंबी लंबी सांसें लेते हो ना, क्योंकि आपको पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं रही जितनी आपको चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज तो बहुत आ रहा है एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है। तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। एनर्जी इसके मुकाबले कम बनती है। यहाँ जब हमें पूरी ऑक्सीजन मिल रही थी तो हमें लगभग 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिल रहे थे, यहाँ पे लगभग आपको 5 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी एनर्जी क्या हो गई, लेस एनर्जी बनने को मिली। और लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड आप देख रहे होते ना कि काफी टाइम अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके जो मसल्स हैं उनमें दर्द होने लग जाता है, वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये हमारे जो सेल्स होते हैं इनमें जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पैर या हाथ, जो भी चीज की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो दर्द करने लग जाते हैं। अब आता है यीस्ट। यीस्ट के अंदर जब ये प्रोसेस हो रहा होता है और उसे ऑक्सीजन ना मिले तो वो क्या बनाता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, जो दारू बनती है उसमें भी हम यही कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रूट से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किसके वजह से, किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू। फर्मेंटेशन में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के इसका ब्रेक डाउन करता है ईस्ट, क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, दारू बनाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। अब देखो एनर्जी सबसे कम मिलेगी यहाँ पे, अबाउट 3 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे अगर एक पाइरुवेट का मॉलिक्यूल टूट रहा है तो, यानी सबसे कम ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी यहाँ बनने को आपको मिल रही है, ओके। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। देखो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल के ऊपर लगा होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के ऊपर लगा होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि
किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गन की तरफ। लेकिन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, ये पानी में अपने आप मिल जाता है। जैसे कि आप कोका कोला भी पीते हैं तो उसके अंदर जो झलझलाहट आ रही होती है वो किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बड़े आसानी से मिल जाता है, इसके लिए हमें कोई हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है। ओके, अभी जैसे ये शायद बोर्ड का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है कि बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी हीमोग्लोबिन में मिलेगा? तो ऑप्शन थे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं है, ओजोन पॉइजनस होता है। लेकिन अब इसके अंदर आ जाता है इन दोनों की बात, इन दोनों में से कौन सा है? तो आंसर सबसे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन में मिलने की एफिशिएंसी रखता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तभी तो कहते हैं जो जिनके घरों में कई बार कहते हैं ना गैस गीजर है, वो कभी भी जो है या तो गैस गीजर को बाहर लगाए, क्योंकि गैस गीजर में से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत जल्दी हमारे ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से बंदा बेहोश हो जाता है या मर भी जाता है। ओके, सो आगे चलते हैं। हमारे जो लंग्स हैं वो मैक्सिमम गैस को एक्सचेंज करें, वो ऐसे कैसे डिजाइंड है? देखो हमारे लंग्स में जैसे कि आप याद हो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? विलीज है। वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर क्या है? एल्वियाई है, और वो काफी मिलियंस की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में है। वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। लेकिन वो कैसे कर पाते हैं? देखो जैसे कि विली का एरिया जो है वो हमने फिंगर लाइक बनाया था ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। जो हमारे एल्वियाई होते हैं उसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है, ये सपोज करो एल्वियाई ऐसे होता है, ठीक है? सरफेस एरिया बबल टाइप होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या होगा? जो गैसेस होगी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब देखो ये गैसेस को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? इसके साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है जिसके थ्रू ये एयर को एक्सचेंज कर पाता है, ठीक है? ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पाता है। और क्योंकि ब्लड में आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या ले जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसे दे जाता है। ओके, सो ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं, जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? देखो बहुत अच्छा सिंपल है। हमारा हार्ट क्या करता है? सारे के सारे ब्लड को, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो, सबको पंप करता है वेरियस जगहों पे, ठीक है? ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे मटेरियल को, खाने को, फूड को लेके जाता है, जो कि है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे खाने की चीजें हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स है, उसको ट्रांसफर करने में काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने के अंदर काम आता है। और ये किसके थ्रू ट्रेवल करता है? ठीक है, ये ट्रेवल करता है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के थ्रू करता है, ठीक है? आर्टरीज में तो आपको पता है कैसा खून आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें तो सभी आर्टरीज में कैसा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड खून होता है। और वेन्स में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, अगर हम पल्मोनरी वेन को छोड़ दे तो। ओके, सो क्योंकि आपको बताया था आर्टरी क्या होती है? आर्टरी वो होती है जो हार्ट से ब्लड लेके जाए किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है? हार्ट से ब्लड लेके जा रही होती है लंग्स के अंदर, कैसा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तभी पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। और वेन क्या होती है? वेन होती है जो बॉडी से हमारा ब्लड लेके जाए हार्ट के अंदर। तो लंग्स हमारे बॉडी के ही पार्ट हैं, ठीक है? उसमें से हार्ट में कैसा ब्लड जा रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा। तो इसलिए पल्मोनरी जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब आता है कि क्या जरूरत है सेपरेट करने की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? मैमल्स के अंदर मेनली ये देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स वगैरह में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती। इंसेक्ट्स में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा क्या होता है? क्लोज्ड प्लस कैसा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? देखो जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो बहुत ही हाई एनर्जी मांगते हैं। आपको देखो बर्ड्स को काफी दूर दूर तक ट्रैवल करना होता है, ह्यूमंस को काफी सारे काम करने होते हैं अपनी डेली लाइफ में, आपके लिए लेक्चर बनाने होते हैं। ओके, तो काफी एनर्जी का काम है। देखो इतनी देर से बोल रहा हूँ, काफी एनर्जी तो लगी रही है, तो काफी एनर्जी का काम है। तो इनको ना क्या चाहिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? आपके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो वही वाला काम होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो आप जल्द ही मतलब थक जाओगे, आपके थकावट होगी, दर्द होने लग जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। ओके,
ओ नहीं, पीछे वाले पे थे, सॉरी, इस पे थे। ओके, तो दैट्स वाई हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसी जो है वो बनी रहे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्लांट्स है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है, उनमें चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। देखो, दो मेन टिश्यूज हैं जो चीजें ट्रांसफर करते हैं, एक तो है जाइलम, एक है फ्लोएम। आप जालिम भी कह सकते हो इसे, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसको ट्रांसफर करता है? वाटर और मिनरल्स को करता है, वाटर और मिनरल्स को करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और फ्लोएम किसको करता है? ये करता है फूड को, ठीक है, फूड कह लो, सुक्रोज कह लो, ठीक है, आप कुछ ग्लूकोज कह लो, कुछ भी कह लो। अब देखो ये बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, जाइलम में सिर्फ एक तरफ का डायरेक्ट एक तरफ मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है सिर्फ, और जो फ्लोएम होता है इसमें दोनों साइड होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब ग्रीन पार्ट कहीं पे भी हो सकता है, नॉन ग्रीन पार्ट भी कहीं पे भी हो सकता है, आप कहीं पे भी इसे मतलब इसे खाना पहुंचाना हो सकता है ना। प्लस आपको फूड पहुंचाने के लिए, यानी फ्लोएम को जब ये अपना फूड पहुंचाना होता है, इसको क्या यूज करना पड़ता है? अपना एटीपी, अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है, तब जाके फूड ट्रांसफर हो पाता है। फ्लोएम सॉरी जाइलम में भी एनर्जी बहुत ना के बराबर यूज होती है, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं करते कि इसने ज्यादा एनर्जी यूज करी है। इसमें तो जो वैक्यूम्स बनते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये लीफ है, मैं एक बार ये क्लियर कर दूं, ओके, जैसे एक लीफ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, इस पे हीट लगी, काफी ज्यादा हीट हुआ और ये इवेपोरेट होके ऊपर निकल गया स्टोमेटा के थ्रू। ओके, तो क्या होगा, यहाँ का जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो इसकी तरफ शिफ्ट होएगा, इस वाला इससे आगे वाला इसकी तरफ शिफ्ट होएगा, ऐसे खाली स्पेस की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। और जो ये रूट में, ये जो रूट में जो पानी होगा, मतलब जो हमने पानी दिया होगा रूट्स में, वो क्या होगा, यहाँ से अब पानी खाली हुआ, ऊपर की तरफ चढ़ा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगी पानी की, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होएगा। डिफ्यूजन क्या कहता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है चीजों का। तो क्या हो गया, यहाँ पे पानी ज्यादा था, अंदर कम था, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इसे एनर्जी यूज करनी नहीं पड़ी जाइलम को, जबकि फ्लोएम को करनी पड़ी। ओके, सो आपके लिए इतनी डिटेल वीडियो बनाई, प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी हो आप जरूर कमेंट करें, मैं बहुत जल्दी इसका रिप्लाई दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।